अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल। गर्ल्स बिगैन गोइंग टू स्कूल। जैसे हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से लड़कियों और औरतों को ट्रीट किया जाता था, मगर मुख्तलिफ रिफॉर्मर्स ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो अब औरतों को कई सारे हकूक़ मिल चुके थे जो उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे। अब जो रिफॉर्मर्स थे इन्होंने सोचा कि औरत की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको तालीम देना ज़रूरी है, लड़कियों को तालीम देना ज़रूरी है, जिससे औरतों की कंडीशन जो है सोसाइटी में इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी व्यू पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए विद्यासागर ने कोलकाता में और कुछ बाकी रिफॉर्मर्स ने बम्बई में कुछ स्कूल लड़कियों के लिए खोले। जब लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया तो जो पेरेंट्स थे, जो सोसाइटी के लोग थे, इनमें खौफ और डर था। They feared that schools would take girls away from home। पहला खौफ क्या था, पहला फियर इनमें क्या था कि जो स्कूल हैं ये हमारी बच्चियों को, इन लड़कियों को घर से दूर ले रहे हैं। दूसरा, जब ये हमारे नज़रों से दूर, जब ये लड़कियां घर से दूर स्कूल जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो इनके जो उस्ताद हैं, जो इनको वहाँ पर गुरुज हैं, तो ये इनको डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में लगा देंगे, ये उनको घर के काम में लगा देंगे। ये उनमें एक अफ्रेड था, ये उनमें एक थ्रेट था, ये उनमें एक डर था। दूसरी एक बात क्या थी कि जो लोग थे उस वक्त क्या सोच रहे थे इन स्कूलों के बारे में कि जो लड़कियां हैं इनको जब घर से निकलना पड़ेगा, जब इन लड़कियों को स्कूल जाना होगा तो इनको पब्लिक प्लेसेस में से गुजर कर जाना होगा। तो इस पब्लिक प्लेस में जाने से जो लड़कियां हैं इन पर तरह तरह की बातें हो जाएंगी, इन पर तरह तरह की ज़्यादतियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये लड़कियों को घर में ही रखा जाए, लड़कियों की तालीम ज़रूरी नहीं है। ये कुछ खौफ था, ये कुछ डर था जो उस वक़्त उन सोसाइटीज़ में लोगों के अंदर था। वो चाहते थे कि गर्ल्स शुड स्टे इन होम, ये घर में रहें, ये पब्लिक प्लेसेस से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे, लोगों से दूर रहे, इसी में इनकी भलाई है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे वो अपने बेटियों को घर में ही तालीम दिया करते थे। इन्हें फादर्स जो थे वो डॉटर्स को तालीम दिया करते थे, हस्बैंड वाइफ्स को तालीम दिया करता था। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो ये खौफ और डर था, वहाँ से स्कूल भी खोले गए थे। अब इसके साथ साथ औरतें भी एक दूसरे को घर में ही पढ़ा रही थी, औरतें भी एक दूसरे को तालीम दे रही थी। जैसे कि आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, जो सुंदरी देवी थी जिसके बारे में आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि किस तरीके से वो रात के अंधेरे में अपने घर में ही कैंडल जलाकर पढ़ाई हासिल कर रही थी। मगर जो जो वक़्त ने तरक्की की, वक़्त आगे बढ़ता गया, तो आर्य समाज जो था इसने भी और लड़कियों की तालीम के लिए गर्ल एजुकेशन पर फोकस ज़्यादा दिया कि लड़कियों की तालीम जो है ज़रूरी है, इससे औरत को अपना विकार मिलेगा। तो इन्होंने आर्य समाज ने पंजाब में और महाराष्ट्र में स्कूल इस्टेब्लिश किए।
स्कूल खोले ताकि लड़कियों को भी तालीम दी जाए। इसी तरीके से जो मुस्लिम औरतें थी, जो मुसलमान औरतें थी, ये खासकर नॉर्थ इंडिया की बात अगर करें हम, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कुरान की तालीम हासिल कर रही थी, ये कुरान को पढ़ रही थी, ये अपनी दीनी तालीम घर बैठे ये पहले से हासिल कर रही थी कि एक औरत दूसरी औरत को पढ़ाने के लिए जाती थी, एक लड़की दूसरी लड़की को पढ़ाने के लिए जाते थे, घर में तालीम दी जाती थी। मगर कुछ रिफॉर्मर्स जैसे कि मुमताज़ अली वगैरह, इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर काफ़ी ज़ोर दिया है। साथ साथ पहली जो उर्दू नावल लिखी गई तकरीबन ये लेट 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी के आखिरी दौर से उर्दू नावल्स का रिवाज शुरू होने लगा, उर्दू नावल्स को लिखने लगे लोग। तो ये उर्दू नावल्स के ज़रिए भी लोगों में एक किस्म का इंकरेजमेंट हुआ, लोगों को, औरतों को पढ़ने का मौका मिला कि इन नावल्स के ज़रिए वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से ये औरतें एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं, किस तरीके से ये अपनी अपनी ज़ुबान में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उर्दू नावल्स का भी इसमें काफ़ी अहम रोल रहा है। तो ये लड़कियों की तालीम के बारे में था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।